जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ठग की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी न्यायप्रियता और गर्दी अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों का आदर होता था। लेकिन जितना समृद्ध उनका राज्य था, उतने ही विचित्र किस्से वहां के जंगलों और दोस्तों के बारे में सुनने को मिलते थे। राजा के राज्य में लंबे समय से एक रहस्यमयी ढंग का आतंक छाया हुआ था। ठग का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी करतूतें पूरे राज्य में मशहूर थी। वह इतना चतुर और चालाक था कि हर बार सैनिकों और गुप्तचरों को चकमा देकर भाग जाता था। राजा विक्रमादित्य को उसकी हरकतों की खबरें लगातार मिल रही थी। व्यापारियों की कार्रवाई लूटे जा रहे थे, अमीरों के घरों से अनमोल गहने गायब हो रहे थे और कई गांव वालों की जीवन भर की कमाई रातों रात उड़ गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा व्यापारी रोता बिलखता आया। उसने राजा के सामने अपना हाल सुनाते हुए कहा, महाराज, मैंने सालों की मेहनत से जो दौलत कमाई थी वह कल रात लूट ली गई। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वह खुलेआम लोगों को डराने लगा है। राजा ने उससे से अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गर्जना करते हुए कहा, ये ठग अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और उसे सजा दूंगा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह ठग का पता लगाए। सेनापति अपनी पूरी सेना को जंगल और पहाड़ों में फैला दिया, परंतु ठग की कोई खबर नहीं मिली। वह बहुत ही चालाक था, जो हर बार सैनिकों के जाल से बच निकलता। सिर्फ कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति राजा के पास आया। उसने राजा को झुककर प्रणाम कर साक्षात्कार शुरू किया। महाराज, आप मुझे अर्जुन कहेंगे, में 3/3 शिकारी हो। समाचार बढ़ती सुना था कि आप राज्य में एक ठग आतंक मचा रहा है। उसे पकड़ने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। राजा ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी जो राजा को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुम ये कैसे करोगे? राजा ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज को पकड़ने के लिए ठग जैसा दिमाग चाहिए। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपको ठग पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। राजा ने अर्जुन की बात मान ली। उन्होंने उसे पूरी छूट दी कि वह अपनी योजना पर काम करे, लेकिन राजा का दिल अभी भी शांत नहीं था। अर्जुन की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। अर्जुन ने सबसे पहले उन सभी गांवों और रास्तों का दौरा किया जिन स्थानों पर ठग ने वहां हुई घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने लोगों से सवाल जवाब किए और हर जगह ध्यान से देखा। धीरे धीरे वह भी अपनी योजना तैयार कर लेकिन राजा को जल्द ही एक अजीब खबर मिली। अर्जुन ने जिन गांवों का दौरा किया था वहां कुछ और लूटपाट की घटनाएं होने लगी। ये बात राजा को चौंकाने वाली लगी। क्या अर्जुन खुद इस ठग का साथ ही था, या वह सच में को पकड़ने की कोशिश कर रहा था? इस रहस्य ने राजा के मन में एक गहरा संशय भाटिया। अर्जुन ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। वह दिन रात जंगलों में घूमता, गांव वालों से बात करता और घटनास्थल की जांच करता। हर छोटी से छोटी जानकारी इकरार कर रहा था। पर वह एक अजीब बात थी कि जब अर्जुन की जांच आगे बढ़ती जा रही थी, जो ठग वाली हरकतें अधिक तेज हो रही थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में हर दिन ठगी और लूटपाट की नई नई शिकायतें आने लगी। राजा ने अर्जुन को बुलाकर पूछा, तुमने अब तक क्या पता लगाया? ठग को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। क्या तुम कहीं उसे पकड़ने में सक्षम हो? अर्जुन ने राजा को शांत करने के लिए कहा, महाराज, ठग काफी चालाक है। वह जानता है कि वह किसका पीछा कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये तो मान लिया गया कि अब वह इससे ज्यादा दुनिया से छुप नहीं सकती। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। राजा ने अनमने मन से अर्जुन को और समय दिया, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें अर्जुन पर भरोसा तो था, पर उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जो संदेह पैदा कर रहा था। उस रात अर्जुन ने एक नई चाल चली। उसने खबर फैलाई कि राजा ने जंगल के पास के गांव में अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक जोड़ी रखवाई है। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे राज्य में फैल गई। अर्जुन का अनुमान था कि ठग इस लालच में जरूर फंसेगा। अगली रात अर्जुन और राजा के सैनिक जंगल के पास छुप गए। तिजोरी का स्थान ऐसा था कि वहां केवल एक ही रास्ते से पहुंचा जा सकता था। रात के सन्नाटे में दूर से घोड़ों की हल्की दाब सुनाई दी। अर्जुन ने इशारा किया और सैनिक सतर्क हो गए। कुछ ही देर में एक काले लिबास में ढका हुआ व्यक्ति तिजोरी के पास पहुंचा। उसकी चालाकी और गति देखकर अर्जुन समझ गया कि यही वह ठग है। जैसे ही वह तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन ठग भी कम नहीं था। उसने झपट कर 2 सैनिकों को धक्का दिया और दिल की ओर भागा। अर्जुन ने तुरंत उसका पीछा किया। ये दौड़ घने जंगल के अंदर तक चली। अर्जुन ठग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही ठग एक संकरे रास्ते से गुजरा, अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांधकर राजा के सामने पेश किया। जब का नकाब हटाया गया,
पूरा दरबार सन्न रह गया था, जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद था। राजा ने गुस्से से पूछा, अर्जुन तुमने धोखा क्यों दिया? तुमने खुद को ठगने वाले का शिकार दिखाकर हमारी आंखों में धूल झोंकी। अर्जुन ठहाका लगाकर हंसकर बोला, महाराज मैं ठग हूं, लेकिन मेरे जैसा ठग आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं वही ठग हूं जिसने आपके राज्य में आतंक मचाया, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आपकी कमजोरी समझ सकूं। आपका राज्य भीतर से मजबूत नहीं है और आपकी सैनिकों में दूरदृष्टि की कमी है। मैं चाहता था कि आप इसे समझें। राजा को अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं आ रहा था। उनकी ओर से आदेश दे दिया गया कि अर्जुन को कैद में डाल दिया जाए, लेकिन अर्जुन ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं यहीं से भागने में चल लॉकडाउन, अगली बार जरूर आपको मेरी खबर मिलेगी, तब तो सोचेंगे कि क्या आप अलग से पकड़ा गया, मैं सिर्फ परछाया हूं। राजा को समझ नहीं आया कि अर्जुन का आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि अर्जुन जेल से गायब हो चुका था। अर्जुन की जेल से भागने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रमादित्य को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि पूरे राज्य में चौकसी बढ़ाई जाए, लेकिन अर्जुन की चतुराई और उसके बचने की क्षमता ने राजा के गुप्तचरों को भी परेशान कर दिया था। अर्जुन के भागने के कुछ ही दिन बाद राजा के महल में एक संदूक मिला। संदूक पर एक बची चुकी थी जिस पर लिखा था, राजा विक्रमादित्य मैं ठग जरूर हो पर मूर्ख नहीं। आप जितने भी सैनिक तैनात कर लें, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो मेरी अगली चाल से पहले तैयार हो जाए। क्रोध में आकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, इसने की हिम्मत देखो, वह हमें खुली चुनौती दे रहा है। यह मेरे राज्य की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। राजा ने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, अर्जुन को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए, चाहे जंगलों को खंगालना पड़े या पहाड़ों को, उसे खोजकर मेरे सामने लाओ। अर्जुन चालाकी से अपना खेल जारी रखता है। अमीरों के साथ साथ महल का भी खजाना अपने निशाने पर लाभ पहुंचता। एक रात महल के खजाने के कक्ष से सोने के सिक्के और अनमोल रत्न गायब हो गए। सैनिक पूरी रात पहरे पर, किसी को यह नहीं पता चला। जब सवेरे खजाना साफ पाया गया तो राजा को अर्जुन की चुनौती याद आई। हालांकि वह पहचान गया कि यह अर्जुन की चाल थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन ने चोरी के बाद फिर से एक संदेश छोड़ा था। इस बार संदेश में लिखा था, महाराज मैंने ये सारा सब कुछ नहीं किया है आपके खजाने के लालच में, ईदगाह की खुदाई करने के लिए, बल्कि आपकी सोच को परखने के लिए। आप चाहें तो मुझे पकड़ने की कोशिश छोड़ देंगे, वरना मेरी अगली चाल और भी बड़ी होगी। इस बार महाराजा अपनी रणनीति को बदल गए। महसूस हुआ अर्जुन को पकड़ने के लिए मुझे भी उसी के पाए तक पहुंचना होगा। सुरेंद्र ने महल के खजाने की उस कमरे में नकली तिजोरी रखवाए और उसमें कुछ कीमती आभूषण रख दिए। फिर यहाँ बताया जाने लगा, में राज्य की सबसे कीमती गहने रखे गए हैं। राजा और उनकी सबसे भरोसेमंद सैनिक तिजोरी के पास छुप गए। रात का सन्नाटा गहराया और इंतजार लंबा होता गया। आधी रात के करीब अचानक खजाने की कक्ष का दरवाजा भी खुला। काली परछाई तिजोरी के पास पहुंची और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही परछाई में तिजोरी को छुआ, राजा ने सैनिकों को इशारा किया। एक झटके में अर्जुन चारों तरफ से घिर गया, लेकिन इस बार अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज लगता है आपने मुझसे कुछ सीख लिया। राजा ने अर्जुन को तुरंत पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम बार बार भाग जाते हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी, बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज मैं ठग जरूर हूं, लेकिन मेरी इस खेल का मकसद केवल धन चुराना नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे आपकी एक शर्त माननी होगी। राजा ने अर्जुन की बात पर गहराई से सोचा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सच्चाई सुनने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी चालाकी का स्रोत क्या है? कोई व्यक्ति इतना चतुर कैसे हो सकता है? अर्जुन ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, महाराज हर धागे के पीछे एक कारण होता है और मेरा कारण जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। राजा ने अर्जुन को शांति से बैठने का आदेश दिया। पूरी सभा अर्जुन की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में रहस्यमय चमक अब भी बरकरार थी। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को कड़ी निगरानी में बैठने का आदेश दिया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। अर्जुन की चालाकी और उसके रहस्यमयी अंदाज ने हर किसी को असमंजस में डाल दिया था। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज यदि आप सच में मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो पहले ये वादा कीजिए कि आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे और फिर न्याय करेंगे। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज मेरी कहानी वहां से शुरू होती है जहां मैंने खुद को ठग बनने पर मजबूर पाया। ये सब मेरी इच्छा से नहीं, हालात की देन है। महाराज मैं इस राज्य का ही निवासी हूं। मेरा असली नाम अर्जुन नहीं है, मेरा नाम सूरज है। वर्षों पहले मेरा परिवार इस राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था।
मेरे पिता एक ईमानदार किसान थे और मेरी माँ गांव के लोगों की सेवा किया करती थी। हमारा जीवन सामान्य था लेकिन खुशहाल था। फिर एक दिन गांव के जमींदार के सैनिक हमारे घर आए। उन्होंने हमें बताया कि हमारे पिता पर कर बकाया है। मेरे पिता ने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने कर चुका दिया है, लेकिन जमींदार ने उनकी एक ना सुनी। मेरे पिता को पीट पीट कर मार डाला गया और मेरी माँ को बेघर कर दिया गया। मैं उस समय केवल 12 साल का था। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैंने गांव छोड़ दिया और अजनबी की तरह जंगलों में भटकने लगा। वहीं मुझे एक साधु मिले जिन्होंने मुझे जीवन के कौशल सिखाए, जाला की योजना बनाना और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाना। मैं धीरे धीरे ठगी की उस हुनर को सीख गया जिसे आप आज देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसे केवल अमीरों और अन्याय करने वालों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अर्जुन ने आगे कहा, महाराज, मैं आपका राज्य कमजोर करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप जाने कि आपकी प्रजा के बीच कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जिन लोगों को निशाना बनाया वे वही थे जो गरीबों पर जुल्म कर रहे थे। राजा ने उससे पूछा, अगर तुम इतने ही न्यायप्रिय हो तो ये सब चुपचाप में मेरे सामने क्यों नहीं लाए? तुम्हें ठग बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, कभी कभी सच तभी सामने आता है जब असाधारण रास्ते लिए जाए। अगर मैं तो सीधे आपके पास बैठता तो क्या तुम्हें मेरी बात की सत्यता तो मान लेते, या तुम्हें लगता है कि आपकी है ही दरबारी और सरकारी कर्मी और अधिक भगा दिया थे? क्योंकि ऐसा ही आप नहीं देख सकते थे, इसलिए मैं आपको वही दिखाया कि आप देखना चाहते थे। राजा ने अर्जुन से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार है और यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, आपकी प्रजा आपसे प्यार करती है, लेकिन आपकी आंखों से दूर बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने ठगी का सहारा लिया ताकि आप जाग सके। राजा ने गहरे विचार में बढ़ गए। उन्होंने अर्जुन की बात पर विश्वास करने का निर्णय लिया और अपने गुप्तचरों को राज्य के अधिकारियों और जमींदारों की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में ये साबित हो गया कि अर्जुन सच कह रहा था। कई जमींदार और दरबार के अधिकारी भ्रष्ट पाए गए। राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए मान करता हूं, लेकिन तुम्हें ठगी का रास्ता छोड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गुप्तचरों के प्रमुख बलों और राज्य में न्याय स्थापित करने में मेरी मदद करो। अर्जुन ने विनम्रता के साथ सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह मौका देंगे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी राज्य और प्रजा की सेवा में लगा दूंगा। उस दिन से अर्जुन ठग से एक ईमानदार गुप्तचर बन गया। राज्य में भ्रष्टाचार कम होने लगा और राजा विक्रमादित्य के शासन की एक नई शुरुआत हुई। अर्जुन को राजा ने अपना गुप्तचर नियुक्त कर दिया था। वह अब राजा की सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य को हमेशा अर्जुन की चालाकी और उसके अतीत शक बना रहता था। या अर्जुन सचमुच सुधार चुका था या वह केवल एक नई चाल चल रहा था। इसी दिन राजा के दरबार में खबर आई कि व्यापारियों के कारवां राज्य की सीमा पर फिर से लौट जाने लगे हैं। अर्जुन के ठग बनने से पहले भी ऐसी ही घटनाएं होती थी। राजा असहज हुआ और शक किया कि अर्जुन ने गुप्तचर की और मैं अपने पुराने खेल से शुरुआत कर दी है। राजा ने अर्जुन को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हें इन लूटपाट की घटनाओं की खबर है? मुझे आशंका है कि इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। राजा ने अर्जुन की बात मान ली, लेकिन उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी अर्जुन पर नजर रखने का आदेश दिया। अर्जुन ने वही गांव और रास्तों का दौरा किया जहां लूट हुई थी। उसने लोगों से सवाल जवाब और ऐसी सभी अनुभागों को गहराई से समझा। उसे जल्दी ही वह समझ आएगी कि कोई उसकी पहचान और नाम का इस्तेमाल करके लूटपाट कर रहा है। अर्जुन ने राजा को इस बात की जानकारी दी, महाराज, किसी व्यक्ति को मुझ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। वह मेरी पुरानी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझ पर दोषी ठहराया जा सके, लेकिन मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी शक था। अर्जुन ने एक नकली कारवां तैयार करवाया जिसमें अनमोल गहने और सोने के सिक्के भरे थे। उसने ये खबर फैला दी कि यह कारवां पड़ोसी राज्य में व्यापार के लिए जा रहा है। फिर उसने खुद काबा के साथ यात्रा की, लेकिन रास्ते में छिप गया। रात के अंधेरे में लुटेरों ने कारवां पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने गुप्तचरों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लिया। जब लुटेरों को राजा के सामने लाया गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राजा का अपना एक मंत्री ही लुटेरों का मुखिया था। उसने स्वीकार किया और जून को फंसाने की मैंने योजना बनाई थी ताकि राजा का वही एक राजा के और पर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मंत्री की सच्चाई सामने आते ही अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मैं ठग जरूर था लेकिन विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरा इरादा केवल इस राज्य की भलाई है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मंत्री को कड़ी सजा दी और अर्जुन से माफी मांगी। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शक करना आपका अधिकार है, लेकिन याद रखें, कभी कभी सबसे चालाक व्यक्ति भी सही हो सकता है।
हालांकि राजा ने अर्जुन को पूरी तरह से माफ कर दिया था, लेकिन अर्जुन के मन में एक नई योजना जन्म ले रही थी। वह भी राजा की शक्ति और राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी पुरानी ढक की कला को निखारने के लिए करना चाहता था। एक दिन में जब राजा को गुप्तचरों से यह खबर मिली कि राज्य के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, तो उनकी आंखों में वही पुराना शौक लौट आया। क्या अर्जुन कहीं सुधर चुका था या वह अब भी वही चालाक ठग था? अर्जुन ने अपनी चतुराई से सबका विश्वास जीत लिया था, लेकिन उसकी असली इरादे हमेशा रहस्य बने रहे। कुछ समय बीत गया था। अर्जुन ने अपनी चालाकी और काबिलियत से राज्य की गुप्तचर प्रणाली को मजबूत कर दिया हुआ था। राजा विक्रमादित्य के मन में यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि वहां कहीं अर्जुन सुधार चुका है या उसकी चालाकी कहीं न कहीं अभी भी काम कर रही है। अंतरा एक दिन राजा ने अर्जुन को अपने कक्ष में बुलाया। अर्जुन हाथ जोड़कर और झुककर उसके पास आ गया। राजा ने उसे गौर से देखा और यही कहा, अर्जुन, तुम्हें अब तक अपनी वफादारी दिखाई है, परंतु मैं तुम्हारा एक और इम्तिहान लेना चाहता हूं। अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें पूरी तरह निर्दोष मानूंगा, अगर नहीं तो मुझे यकीन होगा कि तुम अब भी वही चालाक ठग हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूं, कृपया अपनी पहेली कहिए। राजा ने अपनी तलवार उठाए और कहा, एक जंगल में 3 यात्री फंस जाते हैं। उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। वहां उन्हें एक रहस्यमय साधु मिलता है जो कहता है कि वह उनकी जान बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। साधु उन्हें एक बक्सा देता है जिसमें 3 जाने हैं। पहला खजाना इतना भारी है कि कोई से उठा नहीं सकता, तो दूसरा खजाना इतना हल्का है कि इसे पकड़ा ही नहीं जा सकता हुई। तीसरा खजाना ऐसा है जो देखने में चमकदार है, लेकिन अगर उसे छू लिया जाए तो वह गायब हो जाता है। साधु ने तीनों से पूछा, तुम तीनों को एक खजाना चुनना है, लेकिन जो सबसे बुद्धिमानी से चुनेगा वही यहां से जिंदा जा सकेगा। बताओ अर्जुन, इन 3 खजानों में से सबसे सही खजाना कौन सा है और क्यों? अर्जुन कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। उसने राजा से कहा, महाराज, ये पहेली जीवन की 3 पहलुओं को दर्शाती है। 3 खजाने असल में 3 भ्रम है, लेकिन इसका उत्तर है तीसरा खजाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तीसरा खजाना तो छूते ही गायब हो जाता है, वह सबसे कमजोर विकल्प नहीं था? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, तीसरा खजाना असल में सत्य का प्रतीक है। पहला खजाना लालच है जो इतना भारी है कि इसे उठाना मुश्किल है। दूसरा खजाना अहंकार है जो हल्का है लेकिन व्यर्थ है। तीसरा खजाना सत्य है जो दिखता तो चमकदार है, लेकिन उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो इसे समझ लेता है वहीं उसे सही से चुन पाता है। अगर यात्री ने तीसरा खजाना चुना तो वह साधु को यह समझा था कि सत्य को छूने की कोशिश करना व्यर्थ है, उसे जीना होता है। यही सही उत्तर है। राजा ने अर्जुन की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, और जो तुमने सही उत्तर दिया, तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्ञान ने मुझे यकीन दिला दिया है कि तुम केवल चालाक नहीं हो, तुम में वह गुण है जो इस राज्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन यहाँ रखना, तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर बनी रहेगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन के हर पल में सत्य और न्याय का साथ दूंगा। भले ही अर्जुन की आंखों में हल्की सी चमक अब भी बाकी थी। क्या उसका उत्तर वाकई सत्य था या यह उसकी एक और चालाकी थी? ये तो भविष्य ही बताएगा। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, लेकिन कम ही लोग उस समय जानते थे कि उनके पास भी एक रहस्यमय शक्ति है। यही शक्ति उन्हें उनके पुरखों से विरासत में मिली हुई थी। इस रहस्य को जानने केवल राजा और उनके सबसे करीबी गुप्त गुरु ही जानते थे। महल के गुप्त कक्ष में जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, एक प्राचीन पुस्तक और एक अलौकिक दर्पण रखा हुआ था। यह दर्पण किसी भी व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई दिखाने की ताकत रखता था, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाता था जब राजा को किसी पर संदेह होता था और अन्य साधारण तरीकों से सच का पता लगाना असंभव हो। एक रात राजा विक्रमादित्य ने गुप्त गुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अर्जुन ने अब तक खुद को वफादार साबित किया है। मुझे लगता है कि वह अब भी कुछ छुपा रहा है। क्या समय आ गया है कि हम उसे सत्य दर्पण के सामने लाएं? अंत में गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, महाराज, सत्य दर्पण का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। वह तो सच्चाई ही दिखाता है, लेकिन वह सच्चाई कभी कभी डरावनी भी हो सकती है और कभी कभी घबराने वाली भी। अगर आप तैयार हैं तो अर्जुन को भी बुलाया जा सकता है। अगले दिन गुप्त कक्ष में अर्जुन को बुलाया गया। वह इस कक्ष में पहली बार आया था और रहस्यमयी वातावरण ने उसे असहज कर दिया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी और सेवा का सम्मान किया है, लेकिन मेरे मन में अब भी एक संदेह है। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य दर्पण के सामने खड़े होकर यह साबित करो कि तुम कहते हो वही सच है। अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा। उसकी चमकदार सतह से एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने राजा से पूछा, महाराज, ये सत्य दर्पण क्या है? राजा ने उत्तर दिया, ये दर्पण किसी भी व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई दिखाता है। यह न केवल तुम्हारे शब्दों को बल्कि तुम्हारे दिल के हर कोने को उजागर करेगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की
जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो ये दर्पण तुम्हें बेनकाब कर देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। राजा और गुरुदेव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे दर्पण की सतह चमकने लगी। धीरे धीरे अर्जुन की छवि दर्पण में दिखाई देने लगी। पहले दृश्य में अर्जुन का बचपन दिखा, उसके माता पिता के साथ बिताए हुए खुशहाल दिन। फिर भयानक घटना जब उसके पिता को जमींदार ने मार डाला और उसकी मां बेघर हो गई। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल दर्पण में कुछ और दिखाई दिया। अर्जुन का वर्तमान जीवन, राजा के लिए काम करते हुए, राज्य की सेवा करते हुए, ये सब साफ और सत्य प्रतीत हो रहा था। तभी दर्पण की सतह पर एक और छवि उभरी। यह भविष्य की छवि थी। इसमें अर्जुन एक बड़े खजाने के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाला है। दर्पण की भविष्यवाणी देखकर राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ये भविष्यवाणी सच है क्या? अर्जुन व कई मेरे खिलाफ कोई चाल चलने वाला है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, महाराज, सत्य दर्पण केवल संभावनाएं दिखाता है। अर्जुन की नियति है, लेकिन वह इसे बदल भी सकता है। उसका वर्तमान उसकी नियत पर निर्भर करता है। अगर आप उस पर भरोसा करें और उसे सही मार्ग पर रखें तो ये भविष्य बदल सकता है। अर्जुन ने दर्पण में अपना भविष्य देखकर कहा, महाराज, जैसा मैंने देखा मैं भी हैरान हूं कि ऐसा सच है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस तरह से कभी नहीं हूं जो आपका विश्वास तोड़ सके। अगर यह सच होता है तो मैं खुद को रोकने का पूरा प्रयास करता हूं। राजा ने अर्जुन को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने भविष्य को खुद बदल सको, लेकिन याद रखना, मेरी यह रहस्यमय ताकत हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो ये दर्पण तुम्हें फिर से बेनकाब कर देगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है, लेकिन उसके मन में दर्पण की भविष्यवाणी अब भी गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य का दर्पण में दिखा भविष्य अर्जुन के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर गया था। वह खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वह भविष्य को बदल सकता था? क्या उसकी नीयत सच में साफ थी या वह खुद को धोखा दे रहा था? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। अर्जुन को राजा की रहस्यमय ताकत पर पूरा विश्वास था। उसने जो दर्पण में देखा वह सोचने को मजबूर कर गया कि भविष्य में उसे कुछ बड़ा करना होगा और उसके इस कदम से ही उसकी सच्चाई साबित होगी। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अगर वह अपनी योजना से भटका तो वह खुद ही खुद को धोखा दे देगा। कुछ दिनों पूरा होने पर राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। कुछ नई कठिनाइयां और राज्य में आ गई थी। राजा चाहता था कि अर्जुन इन समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने गुप्तचरों के साथ मिले। अर्जुन ने खुशी खुशी यह काम अपने सर पर लिया, पर अंदर ही कुछ गहरी थी। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को एक नई जिम्मेदारी थी। वह एक बड़े व्यापारिक समझौते की निगरानी करेगा जो पड़ोसी राज्य के साथ किया जाना था। ये समझौता राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आता, लेकिन इसमें एक जोखिम भी था, क्योंकि वह समझौता कुछ असाधारण तरीके से संपन्न हो रहा था। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम इस समझौते में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचो। तुम्हारी भूमिका बहुत अहम होगी और जो मैं तुम्हें पूरी तरह रखने का इरादा रखता हूँ। अगर तुम इस काम में सफल हो गए, तुम मेरी पूरी वफादारी पर खरी उतर गए। अर्जुन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। वह जानता था कि यह परीक्षा उसकी असल नीयत को साबित करने का आखिरी अवसर हो सकता है। पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापारिक समझौते की तैयारी करनी शुरू कर दी। देख रहा था जो एक केवल व्यापारिक होने वाली बात नहीं है, वरन कुछ गहरी साजिश छिपी हो सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने इस समझौते के लिए जो शर्तें रखी थी वे कुछ हद तक असामान्य थी। अर्जुन ने अच्छी तरह से महसूस किया कि कुछ हुआ गया था। उसने गुप्तचरों को भेजकर पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के बीच छिपे हुए संवादों की जांच करवाई। जल्द ही उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। समझौते में एक शर्त छुपाई गई थी। यह शर्त राज्य के खजाने को एक बड़े व्यापारी को सौंपने की थी जो राजा विक्रमादित्य के खिलाफ साजिश रच रहा था। अगर यह समझौता पारित हो गया तो राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता। अर्जुन ने तुरंत राजा को इस बारे में सूचित किया। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन की बात को सुना और उसकी सूझबूझ की तारीफ की। लेकिन अब उन्हें एक बड़ा सवाल था कि पड़ोसी राज्य के राजा को बिना किसी हिंसा के इस धोखाधड़ी का खुलासा कर सकते थे। राजा ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सीधे हमला करें कि हम अपनी समझदारी से उनका सामना करें? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। हमें इस समझौते को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सारा राज्य जान सके कि क्या चल रहा है। अगर हम सही समय पर सही तरीके से यह काम करें तो हम बिना खून खराबे की अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। राजा ने उसके विचारों को समझा और उसे एक आखिरी सलाह दी, तुम्हें अब तक अपनी वफादारी साबित की है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी चालाकी को एक तरफ रखना होगा। याद रखना,
सच्चाई को भरने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा, महाराज ने अपनी पुरानी चालाकी को छोड़ दूंगा, इस बार में केवल सच्चाई और न्याय का साथ दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे इस कठिन निर्णय के लिए प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ और था। क्या वह सचमुच अपने पुराने रास्ते को छोड़ सकता था, या उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से धोखा दे देंगी? ऐसा था, उस दिन अर्जुन की आंखों में एक नई चमक, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी सोच भी थी। वह अपनी राह पर चलकर राज्य को बचा पाएगा, या उसकी पुरानी चालाकी फिर से उसे भटकाने की कोशिश करेगी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित था। राजा विक्रमादित्य के रहस्यमयी दर्पण की भविष्यवाणी और अर्जुन की अपने दिल के बीच का संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने कभी अपने तिलिस्म और गुप्त शक्तियों का खुलासा नहीं किया था। ज्यादातर राज्य की बातें नहीं करते थे, जिसकी वजह से राज्य में केवल कुछ चुने हुए लोग ही जानते थे कि वह एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी शक्ति रखते हैं जो उसे किसी भी संकट का हल निकालने में मदद करती थी। राजा का गुप्त गुरुदेव, जिनकी वचनबद्धता और ज्ञान ने राजा को ये शक्तियां दी थी, हमेशा राजा के साथ रहते थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी युवावस्था में एक बार एक बहुत बड़ी तिलिस्म के बारे में सुना था। ये तिलिस्म असल में एक प्राचीन और जादुई किताब थी, जिसमें हर सवाल का उत्तर और हर समस्या का हल मौजूद था। कहा जाता था कि इस किताब के मालिक को वह ताकत मिलती थी जो दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती थी, लेकिन ये किताब सिर्फ उन्हीं को मिल सकती थी जो पूरी तरह से सत्य और न्याय की मांग पर चलने वाले होते हैं। राजा ने उस किताब के बारे में सुना और उसे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, और एक दिन बहुत गर्दी साधना और प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने वह किताब प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने कई तिलिस्म और शक्तियों को हासिल किया, लेकिन राजा ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने ये ताकत कहाँ से प्राप्त की। राजा विक्रमादित्य की तिलिस्मी शक्तियों का असल परीक्षण अब होने वाला था। अर्जुन ने अपना वादा किया था कि वह राज्य के खजाने से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा, लेकिन उसकी योजना अब तक किसी न किसी रूप में खामोश थी। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को अंतिम बार चुनौती दी थी। अगर वह अपनी पूरी नीयत साबित करना चाहता था तो उसे तिलिस्म के कक्ष में प्रवेश करना होगा। चोर राजा ने एक दिन अर्जुन से कहा, तुमने अपनी वफादारी को मैंने कई बार साबित किया है, लेकिन अब तुम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति का सामना करना होगा। इसके कक्ष में जाओगे और वहां से सत्य की घड़ी खोज निकाल कर लाओ। इस परीक्षण में तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम सच्चे दिल से मेरे साथ हो या तुम अभी भी अपने पुराने रास्ते पर चलने वाले हो। चुनौती आश्चर्यजनक लगे, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य का माहौल बहुत बड़ा और अग्निमय था। महल में एक ही कक्ष था जिसे तिलिस्म कक्ष बताया गया था। वहां कक्ष में वास्ता लगाना भी किसी के लिए भी काम नहीं था। कक्ष का दरवाजा कुछ जादुई चाबी से बोलता था जो केवल राजा विक्रमादित्य के पास है। अर्जुन के हाथ में वही चाबी दी गई। राजा ने कहा, तुम्हें इस कक्ष में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। इस कक्ष में तुम्हारे सामने हर उस सत्य का चेहरा आएगा जिसे तुम अपनी जिंदगी में तबाह चुके हो। तुम्हारी आत्मा काम होगा। अगर तुम इसमें पास हो गए तुम मेरी पूरी विश्वास के हकदार होंगे। अर्जुन राय जानी गई और महल की जाएगी और अंधेरी गलियों में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन ने जैसे ही तिलिस्म कक्ष के दरवाजे को खोला, उसी चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर अनगिनत आईने थे, जिनमें से हर एक में अर्जुन का अक्स था, लेकिन यह आईने केवल उसका चेहरा नहीं दिखा रहे थे, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न रूपों को दिखा रहे थे। पहले आईने में उसने अपनी छोटी उम्र में की गई गलतियां और देखें अपनी मां का विश्वास तोड़ा, अपने पिताजी से बगावत। फिर अगले आईने में वह एक नागरिक के रूप में दिखा जो दूसरों की मेहनत और विश्वास से खेलता था। उसके बाद वह एक युवा सैनिक के रूप में देखा जिसने खुद को राज्य के लिए समर्पित किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात नहीं कि अगले आईने में वह एक भयानक भविष्य के रूप में दिखा जहां वह खुद राजा विक्रमादित्य का विश्वास तोड़ने वाला था। अर्जुन ने उन सभी रूपों को देखा और एक गहरी आंतरिक लड़ाई महसूस की। उसने अपने अतीत की गलती स्वीकार की और अपने वर्तमान के सत्य का सामना किया, लेकिन क्या वह अपने भविष्य को बदलने में सक्षम था? क्या वह राजा विक्रमादित्य के विश्वास के साथ धोखा करेगा जैसा कि दिल्ली में ने दिखाया था? इस बार राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन की कड़ी परीक्षा ली थी। दिल्ली का परीक्षण केवल अर्जुन के भीतर के डर और संदेश को उजागर करने के लिए था। एक मौका था जहां अर्जुन को अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकला, अपने भीतर के भय को छोड़ते हुए। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, आप जो अर्जित किया है वह सब आपकी पूरी यात्रा का सीताफल है। वैसे रास्ते पर हैं जहां आप न केवल अपनी आप को किसी एक मिसाल के सहित सही साबित कर सकते हैं और खुद को है
मैं आपको सच्चा जानता हूँ। राजा ने अपनी उनके सामने ग्रीष्म शक्तियों को अर्जुन के लिए खोल दिया और अर्जुन अपनी पूरी नियत सहित सही साबित करती। अर्जुन ने अब ये तय किया कि वह अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने राजा विक्रमादित्य से वादा किया कि वह कभी भी अपनी नियत से नहीं भटकेगा। राजा विक्रमादित्य और अर्जुन की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर थी। तिलिस्म कक्ष में अर्जुन ने अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना किया था और अब वह एक नए विश्वास के साथ लौट आया था। राजा के सामने खड़ा अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ता और निष्ठा थी। अर्जुन की परीक्षा लेने वाली राजा विक्रमादित्य ने अब उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है, लेकिन यह विश्वास उसके दिल भीतरी नियत न केवल उसकी ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। अर्जुन ने अपनी पूरी नियत तो साबित दी है, लेकिन राजा जानता था कि उसे अब बड़ा कदम उठाना था। लेकिन क्या वह अपने भविष्य को बदलने में सक्षम था? क्या वह राजा विक्रमादित्य के विश्वास के साथ धोखा करेगा जैसा कि तिलिस्म ने दिखाया था? इस बार राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन की कड़ी परीक्षा ली थी। तिलिस्म का परीक्षण केवल अर्जुन के भीतर की डर और संदेह को उजागर करने के लिए था। यह एक मौका था जहां अर्जुन को अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकला, अपने भीतर के भाई को छोड़ते हुए। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, आप जो अर्जित किया है वह सब आपकी पूरी यात्रा का सीताफल है। आप अब ऐसे रास्ते पर हैं जहां आप न केवल अपनी आप को किसी एक मिसाल के सहित सही साबित कर सकते हैं और खुद को भी। मैं आपको सच्चा जानता हूं। आप जो अर्जित किया है वह सब आपकी पूरी यात्रा का सीताफल है। आप अब ऐसे रास्ते पर हैं जहां आप न केवल अपनी आप को किसी एक मिसाल की सहित सही साबित कर सकते हैं और खुद को भी। मैं आपको सच्चा जानता हूं। राजा ने अपनी उनके सामने तिलिस्म शक्तियों को अर्जुन के लिए खोल दिया और अर्जुन अपनी बुरी नियत सहित सही साबित कर दी। अर्जुन ने अभी ये तय किया कि वह अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने राजा विक्रमादित्य से वादा किया कि वह कभी भी अपनी नियत से नहीं भटकेगा। राजा विक्रमादित्य और अर्जुन की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर थी। तिलिस्म कक्ष में अर्जुन ने अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना किया था और अब वह एक नए विश्वास के साथ लौट आया था। राजा के सामने खड़ा अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ता और निष्ठा थी। अर्जुन की परीक्षा लेने वाले राजा विक्रमादित्य ने अब उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है, लेकिन यह विश्वास उसके दिल भीतरी नियत न केवल उसकी ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। अर्जुन ने अपनी पूरी में ये तो साबित दी है, लेकिन राजा जानता था कि उसे अब बड़ा कदम उठाना था। महाराज, राजा ने अर्जुन से कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अर्जुन, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना अब मेरी जिम्मेदारी है। खजाना समझौता और वह साजिश अब तुम पर है कि तुम राज्य की रक्षा कैसे करते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी अपनी नियत से नहीं भटकेगा। मैं राज्य और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन ने राजा के निर्देशों का पालन करते हुए पड़ोसी राज्य के खजाने की साजिश का पर्दाफाश किया। उसने पूरी ईमानदारी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला किया। राजा विक्रमादित्य का विश्वास अर्जुन पर पूरी तरह से सही साबित हुआ। राजा ने अर्जुन को राज का सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सलाहकार नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने अतीत के दोषों को स्वीकार किया और अपने भविष्य को नए रास्ते पर डाला। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य और उसके भविष्य के लिए भी थी। तुमने अपनी नीयत से नहीं बल्कि अपनी सभ्यता और ईमानदारी से हमारी नज़र में अपनी जगह बनाई है। यही असली ताकत होती है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति सत्य में है। यही वह रास्ता है जिससे कोई भी मुश्किल नहीं बड़ी हो सकती। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी न केवल एक धागा और एक राजा की थी बल्कि एक सच्ची मित्रता, विश्वास और सत्य के रास्ते पर चलने की थी। अर्जुन ने अपने भीतर के भय और संदेश को हराया और राजा विक्रमादित्य ने उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। दोनों की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तब तक कोई भी धागा और धोखाधड़ी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजा विक्रम आदित्य की में शक्तियों की कहानी अब एक उदाहरण बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।